वेल, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के न्यूमेरिकल्स के साथ। पिछली क्लास में मैंने अपने जो मॉड्यूल हैं उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक का सारा मामला डिस्कस करवा दिया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे एक नए क्वेश्चन के साथ। जहां तक हो सके मैं सीक्वेंस को थोड़ा बहुत मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, या इन बिटवीन थोड़ा सा इजी और डिफिकल्ट इस तरीके के क्वेश्चंस को मिक्स करूंगा। तो टुडे आई विल बी पिकिंग क्वेश्चंस एट रैंडम ऑर्डर, सीक्वेंशियली मैं नहीं चलूंगा। फिलहाल तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 से। स्टार्ट करिए, ऐसे पढ़िए। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट दिया गया है, और इस स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट में एक 6 किलोग्राम का ब्लॉक पहले से रखा हुआ है, और सिस्टम ऑसिलेट करती है विद अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ 7.5 सेकेंड। ठीक है। इसके ऊपर एक एडिशनल ब्लॉक भी रखा गया है, जबकि मास एम का। तो अगर हम इस तरीके से इस सिस्टम को ऑसिलेट करा दें, तो इस ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर, जो कि फ्री ब्लॉक है एक्चुअली देखा जाए तो, इस पे फोर्सेस डेवलप होंगे, है ना। जस्ट इस ब्लॉक को हटाइए, इमेजिन करिए कि आप इस पे बैठे हुए हैं और ये नीचे ऐसे स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, तो क्या चांसेस है? आप हिलने डुलने लग जाएंगे। yes अगर हमने ज्यादा जोर से ही ऑसिलेट करा दिया, देन हिलना जी डुलना, बाजू में आप गिर जाएंगे, आप स्लिप हो जाएंगे। तो समझ में ये आया कि चूंकि ऑसिलेशन में लगातार एक एक्सेलरेशन का मामला डेवलप होते रहता है, फोर्सेस डेवलप होते रहते हैं जो कि मीन पोजीशन की तरफ हमेशा डायरेक्ट होंगे। तो अगर किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर ऐसे अगर एक फ्री ब्लॉक रखा जाता है तो वो गिर सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है। अब ऑब्वियस बात है, अगर वहां फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन इस अपर ब्लॉक को स्लिप होने से, फिसलने से, गिरने से, सरकने से बचाएगा। ठीक है। हम्म ठीक है ना। फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा ग्रिप मिल जाएगी, पकड़ मिल जाएगी, और वो पकड़ क्या करेगी, ऊपर वाले ब्लॉक को ऐसे स्लिप होने से बचा सकती है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इस सिस्टम का टाइम पीरियड 0.75 सेकंड है, इतना हमने इसको ऑसिलेट करा दिया है, तो कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें यहाँ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लाना पड़ेगा, जिसमें अगर हम 50 mm तक का डिस्प्लेसमेंट लें इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो कोई रिलेटिव मोशन यानी कि कोई स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स ना हो। क्वेश्चन का ऑर्डर समझ में आया आपको क्या है? यस। yes sir अब डेटा देख करके सबसे पहले तो बेटा मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट है ना के, उसका वैल्यू है 600 न्यूटन पर मीटर। फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड हमें बताया गया है वो 0.75 का सीधा ऑर्डर आप लिख सकते हो 3/4 सेकेंड। तो सबसे पहली चीज जो मैं इंटरेस्टेड हूं यहाँ फिगर आउट करने के लिए, वो ये है कि इस स्मॉल एम ब्लॉक का मास कितना है। अब बच्चों मैं इसे बड़ी आसानी से एस्टिमेट कर सकता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। मैं बस ये कहूंगा कि लेट्स राइट एन इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम बाई टी। अब बेटा एम का मतलब मैंने आपको कई बार यहाँ सिखाया, एम का मतलब होता है वो टोटल मास जो ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना मास ऑसिलेट कर रहा है? तो and आंसर 6 किलोग्राम प्लस एम, yes है ना। ये 6 किलोग्राम प्लस इसके ऊपर जो भी एम रखा होगा, मुझे नहीं पता कितना है वो। तो लेट्स पुट अप द नंबर्स। टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया 3/4, ये हो गया बेटा 2 पाई, एंड देन दिस विल गो अंडर रूट में 6 प्लस एम डिवाइडेड बाई, ये के का वैल्यू है 600। it's an अब इस इक्वेशन को आप देखें तो इसमें एक ही फैक्टर ऐसा है जो अननोन है, और वो क्या है? ये मास एम। hmm. मैंने क्या किया, इस मास एम का कैलकुलेशन कर लिया है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं, थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका स्क्वायर करें, जो काट छाट करनी है कर दी हमने, जो भी मैथमेटिकल इवेल्युएशन यहाँ पे करना है वो कर दिया, तो हमें जो मास है उसका आंसर मिलता है 2.55 किलोग्राम। कितना समझ पाएंगे ना, आपको क्या कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। यस, थोड़ा बहुत एफर्ट्स आप ले सकते हैं। yes
तो इस मास को मतलब जैसे सिंपली इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इस फैक्टर को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 6m को इधर उधर करके माइनस प्लस जो भी है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आप मास का कैलकुलेशन करें। इनफैक्ट क्रॉस चेक कर लेंगे यही आता है कि नहीं आता। मैंने जब मैन्युअली किया तो ये मुझे मिला। अब देखने से पता चल रहा है कि 6.255 किलोग्राम, सॉरी 2.55 किलोग्राम का मास यहाँ पे इसके ऊपर रखा हुआ है एज पर द कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम पीरियड। बट क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन कितना है ना। अब जरा सोचो कि ये हमारा ब्लॉक है नीचे वाला 6 किलोग्राम का, ठीक है। बहुत ही स्लो तरीके से इजी वे में मैं आपके सामने बातें रखूंगा, समझने की कोशिश करें। ये स्मॉल एम, ठीक है। जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये सिस्टम जो है ये दूर चली गई है, इट्स मूविंग अवे। बेटा जब ये मूव अवे करता है तो स्प्रिंग वाला फोर्स जो इस पे डेवलप होगा वो क्या इसको इधर इस तरफ खींचेगा, यस है ना। अब सोच के देखिए ये जो फोर्स होता है ये एक जनरल तरीके से अगर मैंने लिखा, जनरल तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यस मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फोर्स के वजह से इस पर एक सीडो फोर्स आएगा, इस ऊपर वाले ब्लॉक पर एक सीडो फोर्स आएगा। जस्ट इमेजिन करिए कि ये ब्लॉक को हमने सामने खींचा तो इस पर सीडो फोर्स आया पीछे की तरफ। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि क्या ये ब्लॉक स्लिप करने की कंडीशन में जाएगा? नहीं अरे जाएगा ना, स्लिप होगा ना बेटा। नहीं क्यों बोल रहे हो तुम? ये ऊपर का ब्लॉक स्लिप होगा ना। यस सर यस। अरे ये ब्लॉक हटाओ, इमेजिन करो तुम बैठे हो और तुम्हारे नीचे की जमीन हटा दी मैंने, क्या होगा? गिर गई हाँ वही होगा ना। तो तुम कालीन पे खड़े हो मान लो, और ये मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन तुम्हारे नीचे की कालीन खींच ली, तो क्या तुम वैसे ही खड़े रहोगे क्या? नहीं। गिर जाओगे ना। तो ये ब्लॉक स्लिप कर सकता है ना। यस समझने के लिए ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में एकदम इजी तरीके से समझने के लिए हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो अगर आप ये कहते हो कि ये ब्लॉक स्लिप कर सकता है तो उसको बचा कौन रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बचा। फ्रिक्शन। अब देखो मैं इसे ऐसे भी क्लेम करूंगा कि इस पर जो सीडो फोर्स एक्ट हो रहा है वो दूसरी तरफ इधर आएगा, इधर आएगा सीडो फोर्स, ठीक है। तो इस पर अगर मैं डायरेक्ट सीडो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, ठीक, डायरेक्ट सीडो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो ये इधर आया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन सीडो फोर्स आया, और फ्रिक्शन का फोर्स इसको बचा रहा है, जो फ्रिक्शन का फोर्स इन दोनों सरफेसेस के बीच में ऐसे आएगा। यस ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ऑफ एस, करेक्ट है? यस ठीक है, आया ना? यस यस सर। अब ये जो मास है ये स्टेबल कब रहेगा, जरा सोचो, स्टेबल कब रहेगा ये? एफ एस इक्वल टू एम। हाँ, जब ये सीडो फोर्स इस पे जो डेवलप हुआ वो और फ्रिक्शन का फोर्स अगर न्यूट्रलाइज हो गए, अगर बैलेंस हो गए, अगर एक दूसरे के बराबर हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हमारी सॉल्यूशन की इक्वेशन बस इतनी सी बनेगी ना, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या कहते हो? यस यस अच्छा आप बताओ एफ ऑफ एस कैसे लिखें? तो एफ ऑफ एस तो ऐसे लिखेंगे ना, म्यू म्यू इनटू इनटू एन इज इक्वल टू एम इनटू ए, करेक्ट है? यस और आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया म्यू इनटू एन, एन का मतलब एम जी, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे एन आ गया, इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ तो एम जी आया ना बेटा, यस ठीक है। दूसरी तरफ मुझे लिखना चाहिए एम ए, ए माने एक्सेलरेशन, और यहां जो एक्सेलरेशन मुझे लिखना है ना वो एसएचएम वाला एक्सेलरेशन लिखना है। अब आप ही बताइए एसएचएम वाला एक्सेलरेशन में क्या लिखूंगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है। अब ये ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखना चाहूं ना, तो यहाँ एक्स की बजाय मैं ए भी लिख सकता हूं, ए कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड। यस बात समझ आ रही ना आपके? यस सर ठीक, बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन पूरा कर लो। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां से ये फैक्टर मैंने काट दिया, ठीक है। इक्वेशन फॉर म्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं तो बेटा वो बन गया ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये जी,
म्यू इज इक्वल टू, अब ओमेगा, ओमेगा का मतलब सीधा सीधा होता है 2 pi by लंबा t. चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, 2 पाई बाई टी कर दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर इस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये x हो गया डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर और ये हो गया g। सो म्यू नाउ विल बिकम इक्वल टू 4 इंटू पाई स्क्वायर होता है 10, x मुझे बताया गया 50 mm, 50 इंटू 10 टू द पावर -3, x मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां मैं चाहूं तो एम्पलीट्यूड भी ला सकता हूं, बात को समझिए। Yes, sir. फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड ए भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन फॉर ए भी मैं बना सकता हूँ चाहूं तो। गेटिंग इट राइट? कितना टाइम पीरियड हमें बताया गया था? 0.75 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दो और जी का वैल्यू फिर एक बार मैंने यहाँ मेंशन किया 10। आपने एक और बात नोटिस करनी है, मैंने पाई स्क्वायर की वैल्यू को 10 लिखा है। तो मैं देखता हूँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 ऊपर चला गया 16। तो फर्दर म्यू के कैलकुलेशन को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 16 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय, ये 3 का स्क्वायर बच गया 9। अब आप कैलकुलेशन करिए और 9. बताइए मुझे कि आंसर क्या है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग्स को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, बता दें कि आंसर क्या आता है। यस, मैंने आपको टाइम दिया था कैलकुलेशन का, आप में से किसी ने किया शायद। क्या आंसर बताया आपने? 0.35। और हम जानते हैं म्यू एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा टफ करें, थोड़ा सा टफ, ज्यादा नहीं ज्यादा इन द सेंस इसमें थोड़ी सी वैरायटी ले आए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डिजाइन किया एज एन एग्जांपल, आप देखें यहाँ पे, और इसको करने की कोशिश करें। ठीक, हम ट्राई करते हैं सभी। लेट्स टेक कि हमारे पास एक इसी तरीके की स्प्रिंग है, जस्ट लाइक अभी बताई गई, और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच है। ठीक, ये जो ब्लॉक है ये 3 किलोग्राम का है, स्प्रिंग अटैच है। स्प्रिंग के लिए जो के वैल्यू हमें बताई जा रही है ये 54 न्यूटन पर मीटर की बताई जा रही है। इस ब्लॉक के ऊपर हमारे पास एक और ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है। ठीक, अब ये जो ऊपर के ब्लॉक्स हैं दे हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 किलोग्राम एंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 किलोग्राम, लेकिन इनके फ्रिक्शन वैल्यूज कुछ ऐसे हैं कि 1 और 2 के बीच में जो सरफेस है, 1 और 2 के बीच में जो सरफेस है उसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6 और 2 और 3 के बीच में जो सरफेस है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड एम्पलीट्यूड, आपको पता करना है एम्पलीट्यूड ए सच दैट के इनमें से कोई भी ब्लॉक स्लिप नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? Yes. थोड़ा सा टफ हो जाता है कुछ। अब ये सिस्टम अगर ऑसिलेट करने लग रही है और अगर बहुत बड़े बड़े ऑसिलेशंस इसने लिए, बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड अगर ये डेवलप करता है, तो एम्पलीट्यूड डेवलप करने से, ज्यादा एम्पलीट्यूड डेवलप करने से होता क्या मैं आपको बताऊं। देखो, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो गया ना तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। जानते हो ना एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स माने एम्पलीट्यूड की तरीके से। एक्सेलरेशन बेटा अगर ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्या कहते हो? और फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा धक्का लगा, ज्यादा झटका आया तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन एम्पलीट्यूड के सिनेरियो में पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप यहाँ पे ले सकते हो ताकि यहाँ पे कोई स्लिपिंग न हो। तो मैं पहले ये समझना चाहता हूं यहाँ पे कि यहां ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना आ सकता है जो ब्लॉक्स को स्लिप होने से बचाए। ये पहली हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहां चूंकि एक ही मामला था, एक ही ब्लॉक था, तो हमने ऐसा वैरायटी में कैलकुलेशन नहीं किया। इतना तो समझ में आया ना कि अगर ये सिस्टम ऑसिलेट हो रही है तो इनको स्लिप होने से कौन बचाएगा? Friction. का फोर्स। वेरी गुड, फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे बचाएगा। तो हमें ये पहले तहकीक करना पड़ेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कितना आ सकता है। तो जो ऊपर का ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, उसके लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 किलोग्राम। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालता हूं, लेट्स से फॉर F1 बोल देते हैं इसको, बेटा ये तो म्यू एन होगा ना,
जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन के हिसाब से। तो म्यू कितना है 0.6 और एन कितना है mg 10 10 यानी कि अपर ब्लॉक पर मैक्सिमम जो फोर्स आपको अलाउड होगा, ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स आपको अलाउड होगा वो कितना होगा 6 न्यूटन 6 किलोग्राम से ज्यादा का फोर्स आप वहां पे बेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आई ना बात समझ में? यस Yes, sir. अच्छा, ये भी देखें कि वो कितना एक्सेलरेशन झेल सकता है, 6 किलोग्राम के हिसाब से कितना एक्सेलरेशन वो झेल सकता है। तो एक्सेलरेशन जब हम लोग निकालते हैं ना बेटा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा A इज इक्वल टू F बाई मास, फोर्स बाई मास। तो यहाँ F1 ले लेते हैं, तो ये हो गया F1 6 न्यूटन और मास भी इसका 1 किलोग्राम है, मतलब ये झेल सकता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ज्यादा से ज्यादा जो ये एक्सेलरेशन जो झटका बर्दाश्त कर सकेगा वो कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बर्दाश्त कर सकेगा। अब सेकंड ब्लॉक के लिए निकालते हैं जो स्लिप हो सकता है, वो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, 2 किलोग्राम। ठीक है, पकड़ तो नीचे से मिलनी है इसको। तो यहाँ 2 किलोग्राम के हिसाब से, तो ये असल में 2 मतलब 2 और 1 दोनों मिला के यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी, करेक्ट है ना? Yes. 2 बताओ फिर क्या आएगा 0.4 इंटू, ठीक से बोलो 30 30, वेरी गुड। 30 क्यों आया, समझ में आया सबको? एन नॉर्मल रिएक्शन दोनों का मिला के यहाँ पे डेवलप हुआ, ये वाले सरफेस की बात चल रही है। Yes, sir. तो F2 का कैलकुलेशन अगर मैंने किया तो ये हो गया 12 न्यूटन। 12 yes मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये जो फोर्स झेल सकता है वो 12 न्यूटन का है, करेक्ट है? यस सर अब आओ ये भी समझते हैं कि ये कितना एक्सेलरेशन झेल सकता है, A2। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स F2 डिवाइडेड बाय जो भी करस्पॉन्डिंग मास वहां पे आएगा, दोनों का मिला के। तो A2 निकालें तो ये हो गया बेटा 12, दोनों का मास है 3 किलोग्राम, दोनों का मिला के। 4 यहाँ झटका लगेगा तो ये हिला तो ये ऊपर का भी हिल गया समझो, है ना, एक साथ ये सिस्टम हिल जाएगी ऐसे। तो कितना एक्सेलरेशन ये झेल सकता है 4 मीटर पर सेकंड। अब गौर से सुनना मेरी बात, आपको ये सिस्टम इंटैक्ट रखते हुए ऑसिलेशन करानी है, ठीक है? बात समझ आ रही है? yes sir आपको इंटैक्ट रखते हुए इसको ऑसिलेट कराना है। अगर आप 6 किलोग्राम तक के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक के एक्सेलरेशन लाते हैं एसएचएम में, तो 1 किलोग्राम सेफ रहेगा। 6 से ज्यादा ही आपका एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन 6 से ज्यादा हो गया तो 1 किलोग्राम खिसकेगा, स्लाइड करेगा, बराबर? यस सर yes sir और अगर आप 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक का एक्सेलरेशन लाते हैं तो ये 2 और 1 दोनों ये सेफ ही रहेंगे, दोनों के दोनों सेफ रहेंगे। 4 तक का एक्सेलरेशन आ गया तो सेफ रहेंगे दोनों। 4 से ज्यादा का एक्सेलरेशन हो गया तो ये 2 खिसक जाएगा, 2 खिसका मतलब 1 भी साथ में खिसक गया। तो आपको सोच समझ के बोलना, इंटैक्ट रखते हुए अगर मोशन कंटिन्यू करना है तो कितना एक्सेलरेशन अलाउड होगा? 4 अलाउड होगा, वेरी गुड। 6 नहीं बोलना, 6 बोलोगे तो 4 क्रॉस कर गए, 4 क्रॉस हुआ मतलब 2 खिसक गया। तो अलाउड एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका? 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आपको एसएचएम में अलाउड होगा। अब एसएचएम में मुझे बताइए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर एक्स। चूंकि आप यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं इसलिए एक्स लिखेंगे, ए लिखेंगे। आपको कितना एक्सेलरेशन अलाउड है? 4। ये बताइए ओमेगा कैसे लिखा जाएगा? 2 पाई बाय 4 pi square by t square. नहीं, यहाँ टाइम पीरियड दिया ही नहीं अपने को, तो क्यों ना डायरेक्ट काम करें अंडर रूट में k बाई m। याद करो बेटा, ओमेगा हम लोग ऐसे लिखते हैं ना अंडर रूट में k बाई m, तो डायरेक्ट काम करो ना, क्यों टेंशन लेते हो? यस सर आ रहा है ना समझ में? डायरेक्ट काम कर लो। तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा अंडर रूट में k बाई m, तो यानी कि k बाई m सीधा सीधा, करेक्ट है? यस इनटू ये करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन। अब मुझे अलाउड एक्सेलरेशन है 4, k का वैल्यू आया 54, टोटल मास आया 9। सोच के देखो, यस Yes, sir. टोटल मास तो 9 आया ना। यस Yes, sir.
क्योंकि सिस्टम के लिए जब मैं ओमेगा लिख रहा हूं तो ये पूरी सिस्टम साथ में चल रही है, ऐसे मान के मैं लिखूंगा इनटू करस्पॉन्डिंग ए। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे ए का आंसर मिलता है 4/954। 6 कितना होगा? 7 ना, सॉरी 4/6, करेक्ट है? yes सो दिस इज हाउ वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें वैरायटी लाने की कोशिश की, थोड़ा सा वेरिएशन लाने की कोशिश की। देखिए अगर कुछ इधर उधर कंसेप्चुअली कुछ गलत हुआ तो बता दें मुझे। आ गया समझ में? Yes. yes sir चलिए एक और हल्का फुल्का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्यूरी है? मास 9 कैसे आया? अरे एक सेकंड, मैंने कोई गलती कर दी क्या? मास 9 नहीं होगा ना, सॉरी फॉर दैट। 3 2 1 मास 6 होगा। यस मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे मैं बोल भी रहा था आपसे कि कुछ गलती हुई तो बता दो। तो ये कितना हो गया? मास 9 नहीं आया, कितना आएगा ये? 6 ठीक है, 6 के हिसाब से काटेंगे इसको तो 9 आ जाएगा, No. तो आंसर आएगा 4/9। डन। Yes, sir. इस तरीके से काम करना है। ओके yes चलिए अब एक और सादा सीधा क्वेश्चन देखते हैं। इत्मीनान से चलते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। हम लोग पूरे वेकेशन में ये चैप्टर भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो काफी होगा। ओके ऑफ कोर्स हम इस चैप्टर को करके अगले और चैप्टर से भी हल्का फुल्का शुरू कर लेंगे। A spring of force constant K is cut into 2 pieces such that one piece is double the length of other। जो एक पीस है वो दूसरे के मुकाबले में डबल लेंथ रखता है। तो इसे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे बताते हैं कि ये स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट K है और मैंने इसको ऐसे काट दिया। टोटल लेंथ मान लेते हैं इसकी जो है वो L थी। अब मैंने इसके काट काट करके 2 पोर्शन बना दिए, ये छोटा वाला पोर्शन और ये बड़ा वाला पोर्शन। लेट्स से ये L1, ये L2, इसके लिए K1, इसके लिए K2, लेकिन ऐसे बताया है कि L2 इज इक्वल टू 2L1, करेक्ट? Yes, sir. तो अब ये पूछ रहा है कि लॉन्ग पीस का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। तो लॉन्ग पीस का मतलब हमको L2 निकालना है, L2 yes K2। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, क्या मैं ऐसे लिखूंगा K2 L2 इज इक्वल टू KL। yes अब जरा सोचिए K2 L2 इज इक्वल टू KL। L का मतलब तो L1 प्लस L2 होता है ना, क्योंकि L1 L2 के एडिशन के बाद ही तो L बनेगा, वो तो न्यूमेरिकल बात है सीधी सीधी। K2 L2 इज इक्वल टू K। L1 हटा दो बेटा, L1 हटाओगे तो क्या लिखोगे आप? L2/2 प्लस L2। L1 हटाओ, L1 Yes, L2 sir. मत हटाना, L1 हटाओ। L1 हटाओगे तो L2/2 आ जाएगा। yes अब इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देते हैं, तो K2 L2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 3L2/2 L2/2। हम देखेंगे इधर से L2 तो कट गया, ठीक? yes फाइनली आंसर क्या मिला? 3K/2 3K/2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल मैंने इसको फंडामेंटल तरीके से सॉल्व कराया, बिल्कुल बेसिक बात एकदम। समझ पा रहे हो ना? yes Yes. आइए एक और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा टफ, ऐसे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए देखें, ये क्वेश्चन इससे पहले जेई की एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इस क्वेश्चन के साथ एक हमारे केस में लिमिटेशन ये है कि अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह नहीं पढ़ा है, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, तो कुछ एक फॉर्मूले मैं आपको यहाँ याद रखने के लिए कहूंगा, तो इस स्टेज पर उसको आप थोड़ा सा याद रखें। और जैसे ही कॉलेज शुरू हो जाता है, पहला दूसरा चैप्टर जब हम लोग कवर कर लेते हैं, तब उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सारी चीजें आ जाएंगी। वेल क्या बता रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और उसको हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया। अब ये कोई सादा सीधा मास नहीं है,
ठीक है, जस्ट लाइक एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है ये, या पॉइंट मास है, ऐसा नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी सी बॉडी है, एक सिलेंडर है ये। अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा इमेजिन करें कि अगर ये स्प्रिंग हमने ऑसिलेट करा दी, तो अपने जहन में लाइए सिलेंडर का क्या होगा। क्या सिलेंडर ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा? हाँ, Yes. है ना, मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ इस सिलेंडर की ऐसे रोलिंग होने वाली है, और फिर वो रोल बैक करके वापस से ऐसे पीछे भी आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे, जब स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो वो रोल करते करते आगे जाएगा, और जब स्प्रिंग फिर एक बार कंप्रेस होने की तरफ जाएगी तो वो रोल करते करते पीछे की तरफ आएगा। Hmm. तो ये अपने आप में एक यूनिक बात है, रोल हो करके स्प्रिंग के साथ ऑसिलेट करना और ऐसे ही स्लाइड हो करके स्प्रिंग के साथ ऑसिलेट करना, इसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, yes sir. अब इसने हमसे पूछा भाई टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालो कह रही है। तो मैं इसे एक सिंपल से मेथड से सॉल्व करता हूं, जिसे मैं कहता हूं एनर्जी मेथड। दो मेथड होते हैं सॉल्यूशन बनाने के, मैं एनर्जी मेथड आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है, और एक फोर्स मेथड भी होता है जिसमें लेकिन हमें थोड़ा सा वेक्टोरियल कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ते हैं। एनर्जी मेथड थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। किसी भी एसएचएम के बारे में हमेशा याद रखिए कि उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। हम पढ़ चुके हैं ये बात। Yes. तो हम देखेंगे कि अगर ये सिलेंडर इस तरीके से रोल कर रहा है, इफ द सिलेंडर इज रोलिंग, तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जीज मौजूद हैं, इस पूरी सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जीज मौजूद हैं। तो जरा गौर से सुनिए। सबसे पहली एनर्जी जो है वो स्प्रिंग की एनर्जी उसके पास आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना। Hmm. तो सबसे पहली एनर्जी जो उसके पास आएगी वो आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, विच इज नथिंग बट एन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग, प्लस चूंकि सिलेंडर अपने आप में एक बॉडी है, एक मास है, और वो आगे चल रहा है, पीछे आ रहा है, मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। Yes. और वो काइनेटिक एनर्जी हम चाहे तो ऐसे लिख लें, हाफ एम वी सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर है। सेंटर ऑफ मास का लेना पड़ेगा, याद रखिए सेंटर ऑफ मास हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। Yes. वेलोसिटी सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट की वेलोसिटी नहीं लेनी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ उसको देखना है हमें, ऐसे ऐसे। अब ये जो चीज नहीं आएगी आपको समझना है यहां पे, प्लस सिलेंडर बच्चों रोल करके आगे जा रहे हैं, ऐसे स्लाइड करके आगे नहीं जा रहे हैं। अगर वो स्लाइड करके आगे जाता तो बस हम यहां रुक जाते, लेकिन रोल करने में एक और एनर्जी डेवलप होती है, उसे कहते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट राइट एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे इन पर्टिकुलर, मैं बताऊं तो आपको ये रोलिंग में ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, आप बोलेंगे सर ये आई का मतलब क्या है। इस स्टेज पर मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा इसे याद रखिए, ये जो आई फैक्टर यहाँ पे आया है इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो सिलेंडर रोल कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के हिसाब से, यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के हिसाब से उसका फॉर्मूला होता है mr² डिवाइडेड बाई 2। सॉरी टू से दैट, आपको इस फॉर्मूले को फिलहाल इस चैप्टर के इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए याद रखना पड़ेगा। बाद में तो हम ये पढ़ लेंगे, इसका मतलब क्या है सब मैं बता दूंगा। याद रख पाएंगे? Yes sir. और एक बात ये भी याद रखिए कि यहाँ जो ओमेगा फैक्टर आएगा, 11 में पढ़े थे हमने, याद है आपको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। Yes. Yes. तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ओमेगा फैक्टर मुझे चेंज करना होगा वो v बाई आर, इस तरीके से मैं चेंज करूंगा। ठीक है, Yes. चलिए अब इस एनर्जी की इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, यहां तो मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता तो जैसा है वैसे छोड़ देता हूं, हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर, हाफ, अब बताइए क्या लिखूं मैं, mr² by 2 इनटू ओमेगा की जगह क्या लिखूं बोलो, by r². वीसीएम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वीसीएम ही लेना पड़ेगा, याद रखिए। अब इसमें एक एडवांटेज मुझे ये मिल रहा है कि ये आर स्क्वायर पावर कट गई, और ये पावर्स काटने के बाद मुझे एनर्जी की इक्वेशन मिलती है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ
एम VCM का स्क्वायर प्लस ध्यान से देखिए 1/4 ये 2 मल्टीप्लाई Yes. एम VCM का स्क्वायर। तो फाइनली बेटा एनर्जी की इक्वेशन मुझे मिलेगी हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस 3/4 एम VCM का स्क्वायर। Yes. तो एनर्जी मेथड से इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को जब हमें सॉल्व करना होगा तो हम पहली स्टेप में क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कितनी उसकी बनती है वो निकालेंगे। आया बच्चों समझ में आपके? आज के अपने थोड़े प्रॉब्लम लेंदी है, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद इट विद आराम से। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। लेट मी राइट द एनर्जी इक्वेशन वंस अगेन। क्या थी हमारी एनर्जी इक्वेशन? ये हो गई हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस 3/4 एम VCM का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एनर्जी का। माने हम लोग लिखेंगे d/dt, टाइम के साथ एनर्जी में चेंज। आया समझ में? Yes. बेटा यहां देखो क्या होगा, हाफ के dx² डिवाइडेड बाई dt प्लस 3/4 m dVCM² डिवाइडेड बाई dt। अब यहां आगे गड़बड़ हो गई। अरे भाई x का डिफरेंशिएशन तो तुम x से करोगे ना, t से क्यों करोगे? और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तुम वेलोसिटी से करोगे, t से क्यों करोगे? ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसे हम लोग लिखेंगे d/dt इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये हो गया बेटा हाफ के dx² डिवाइडेड बाई dx Dx by dt. प्लस 3/4 m dVCM² डिवाइडेड बाई dVCM इंटू dVCM by dt. डिवाइडेड बाई dt। अब मामला थोड़ा सा आसान हो गया। अब फटाफट डिफरेंशिएट करके बताओ। d/dt इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ के dx² बाई dx क्या होगा? 2x. वेरी गुड। इनटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वेलोसिटी, Velocity. Yes. dx/dt तो वेलोसिटी होता है, ध्यान से समझना, प्लस 3/4 m। हाँ बताओ। 2 VCM. 2 m इनटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक्सेलरेशन। Yes. एक्सेलरेशन कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है बेटा। और सेंटर ऑफ मास का लेंगे हम, क्योंकि वो ठीक है रोल कर रहा है, लेकिन हमारे लिए उसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है उसका सेंटर ऑफ मास है। क्लियर हुई मेरी बात? Yes, sir. अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। ये जो फैक्टर है ना d/dt, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बता सकते हैं मुझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सवाल को मेरे गौर से सुनिए, क्या SHM में एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं होती है। टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है। टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और मैंने टोटल ही निकाली है। हर तरीके की एनर्जी को जोड़ के मैंने टोटल वैल्यू निकाली है। आई ना बात समझ में? Yes. तो तीसरी स्टेप में मैं क्लेम करूंगा कि ये d/dt फैक्टर कुछ और नहीं है बल्कि 0 है। d/dt होता ही नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम SHM में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, वो चेंज होती ही नहीं है। तो मैथमेटिकली मुझे इसे 0 लिखना पड़ेगा। क्या कहते हो? Yes, sir. हाफ फैक्टर यहां से कट गया, मैंने कॉमन ले लिया VCM, और यहां मैंने पुटअप किया kx, प्लस मैंने VCM कॉमन ले रखा है, ये 2 और ये भी मैंने काट दिया, इसको 2 कर दिया, और यहां हो गया 3/2 m ACM। क्या कहते हो? Yes. अब फिर मैंने आगे और क्या करना है कि ये VCM इधर नीचे ले गया, मैं ब्रैकेट छोड़ करके ये VCM नीचे लग गया, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग भी क्या हो जाएगा? 0. बेटा ये हो गया 0 इज इक्वल टू, बड़ी मजेदार बात बन रही है, ध्यान से देखना, kx प्लस, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, 3/2 m d² डिवाइडेड बाई dt का स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes. ये कहां से आया भाई?
सोचो, Acceleration. Different. इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इट्स इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, Yes. सही है। अच्छा, अब इसे ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर, या ऐसे ही एक्सेलरेशन के तरीके से समझा दूं आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाते हुए चलेगा? Yes. मतलब ये फैक्टर क्या है? एक्सेलरेशन है। Acceleration. तो 3/2m इंटू एक्सेलरेशन, जनरल ऐसे ही, सेंटर ऑफ मास मैंने हटा दिया वहां से, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सही जा रहा है? Yes. अब सोच समझ के बताना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस K by 2k/3 इंटू एक्स। yes. अगर ये सिस्टम एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है? A omega. Omega square x. सही है ना? Yes. ये बताओ, ओमेगा स्क्वायर की जगह किसने ली? 2K by 3. तो ओमेगा क्या हो गया अंडर रूट में, 2K. By 3. बट ओमेगा तो होता है 2π/t। तो फाइनली टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 pi into 3 by 2. हाँ, एक सेकंड ना, एक गलती कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एम भूल रहा हूँ, एम भूल रहा हूँ, ठीक है ना, 3m। तो फाइनली टाइम पीरियड क्या होगा? 3m by 2K. ये आंसर आएगा इसका। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब मैंने लंबा चौड़ा करके लिया है इसको, अगर मैं इसको कॉन्फिडेंस से सॉल्व करता हूं तो 1 या 2 मिनट काफी हो जाएंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं, नई नई बातें आती हैं हमारे सामने समझते वक्त, इसलिए मैं स्लो काफी स्लो चल रहा हूं। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए, मैं और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा चीजों को। तो 3 स्टेप्स आप याद रखिए। पहली स्टेप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट Total energy. आप चुपचाप से टोटल पॉसिबल एनर्जी, जो हर तरीके की एनर्जी हो सकती है वहां पे, वो सब आप मेंशन करेंगे। जो कुछ भी हो, स्प्रिंग वाली एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक आ जाएगी, और कुछ पोटेंशियल है तो वो रोल कर रहा है, घूम रहा है, जो भी वो कर रहा है, वो सारी एनर्जी एक जगह लेके आओ, एनर्जी को सिंप्लीफाई कर लो। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएशन याद रखना, टाइम से करना। आगे डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल्स तुमको सेट करने हैं उसके हिसाब से तुम अपना डिफरेंशिएशन पूरा फाइनलाइज कर लो। थर्ड स्टेप में आप क्या क्लेम करोगे कि एनर्जी एसएचएम में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, वो चेंज नहीं होती है। इसका मतलब डी/dt फैक्टर आप क्या पुटअप करने वाले हो? 0। Zero. सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते 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 आपको इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगी। जैसे ही आपको इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन मिलती है, आप उसमें ये देखो कि हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है उसमें ओमेगा की जगह कौन आया। अब ओमेगा की जगह जो भी फैक्टर आया होगा वो रिप्लेसमेंट तैयार हो गया, और फिर बाद में ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t की इक्वेशन लगा लो, टाइम पीरियड निकाल। कितना ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने दो, ये 3 स्टेप आप करो, आपको उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के टाइम पीरियड का आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक? Yes. ओके, आगे और 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आएंगे तो हमें फिर समझ आ जाएगा। इतना फिलहाल आप अच्छे से जस्टिफाई कर लें, चीजों को समझ लें। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और एक देखते हैं। मैं इसके लिए 3 से 4 लेक्चर आपके सामने लूंगा स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के प्रॉब्लम्स के लिए। ये प्रॉब्लम सेट नंबर 2 ऐसे मान के चलते हैं। चलिए, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट k आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल एज शोन इन द फिगर। तो पहले सीरीज जोड़ा है, फिर पैरेलल जोड़ा है, फिर एक मास उससे अटैच किया गया है। तो ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी अगर हम ऐसे वर्टिकल ऑसिलेशंस इसको दें। नाउ आई वांट द आंसर्स फ्रॉम योर साइड। जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो ये k तो ks यानी कि सीरीज वैल्यू का k कितना होता है? K by 2. k/2। वेरी गुड। और बच्चों, जब हम उसे पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये कितना होता है? 2K. 2K. शाबाश। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो क्या आंसर ऐसे आ जाएगा? करेक्ट है। Yes. बट इफ आई वांट टू राइट इट फॉर सीरीज, तो यहाँ पर सीरीज के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे।
तो बताइए सीरीज के लिए मुझे ये आंसर कैसे लिखना है? K/2n. वेरी गुड। और पैरेलल के लिए अगर मैं ये लिखना चाहता हूं बच्चों, तो यहाँ मुझे पैरेलल की नोटिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी और उस हिसाब से इसका आंसर बनेगा अंडर रूट में के पैरेलल, सॉरी के पैरेलल तो मैं लिख चुका था, 2k/n। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इनका रेशियो लें, तो रेशियो हमें लेना है सीरीज बाई पैरेलल, सीरीज बाई पैरेलल, क्योंकि पहले सीरीज बोला है। इन रेशियोज को लिखते वक्त मैं नोटिस करूंगा कि 1/2 पाई 1/2 पाई, m से m, k से k कट जाएगा। सीरीज के लिए बचेगा 1/√2 और पैरेलल के लिए बचेगा √2। करेक्ट है? Yes. अगर ये वाला √2 मैं नीचे ले लेता हूं तो ये √2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2. So you have your answer ready, 1:2. I guess man, Yes, sir. Sir. this is how we have to solve it. आज के लिए इतना काफी है, और ज्यादा मैं लेक्चर को एक्सटेंड नहीं करता हूँ, अदरवाइज मैं और 15 मिनट एक्सटेंड कर लेता। बट मैं ये चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको लिए, 4-5 ही क्वेश्चन लिए मैंने, आप उनको फिर एक बार रिव्यू करें, प्रैक्टिस करें और बगैर देखे उन्हें अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, इसलिए मैं और ज्यादा एक्सेस न्यूमेरिकल्स आज आपके सामने नहीं रखा। रुक जाए। Yes. Yes, sir.